नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज के इस सेशन में अपने अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जनवरी माह 2025 के बारे में उन सभी तमाम विषय वस्तुओं का अध्ययन करेंगे जो अपने परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। आइए ज्यादा समय ज़ाया न करते हुए मां शारदे को वंदन करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। सर्वप्रथम अपन जान लेते हैं कि आज के इस सेशन में अपने किन किन टॉपिक्स का अध्ययन करने वाले हैं, तो उससे अपने एक बार रूबरू हो जाते हैं कि दोस्तों अपने चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो हाल ही में कुवैत यात्रा रही थी उसके बारे में। और एक अंतरिक्ष मलबा ये क्या होता है उसके बारे में अपन जानेंगे। अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए भारत और जापान के जो मध्य समझौता हुआ है उसके बारे में जानेंगे कि किन किन इन दोनों देशों की किन किन कंपनियों के मध्य समझौता हुआ है, अच्छे से अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप ये क्या है इसके बारे में अपन जानेंगे। और श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशा नायके की जो भारत यात्रा रही उसके बारे में अपन जानेंगे। यूएनसीडी ने जो अपने सूखे से संबंधित रिपोर्ट जारी की है उसके बारे में अपन जानेंगे कि क्या बतलाया गया है, सूखे से संबंधित क्या विकराल रूप धारण होगा अगर अपने इस प्रकृति के प्रति अपने जागरूक नहीं होंगे, तो वो सब बतलाया गया है। फोर्ब्स की, और फोर्ब्स क्या है? ये दोस्तों अमेरिका की बिजनेस पत्रिका है। फोर्ब्स ये क्या करती है, शक्तिशाली महिलाओं और शक्तिशाली पुरुषों की क्या करती है, सूची जारी करती है। तो इस सूची में 3 भारतीय महिलाओं का नाम आया गया, वो कौन है उन्हें भी अपन जानेंगे। बीबीसी ने 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची जारी की है, उनमें 3 भारतीय महिलाएं शामिल है, वो भी अपन जानेंगे। ये सभी जो तमाम बिंदु हैं ये अपनी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। आइए ज्यादा समय जाया ना करते हुए रुक करते हैं अपने प्रथम बिंदु की ओर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी हाल ही में कुवैत की यात्रा की थी। कब की थी? तो 21 से 22 दिसंबर 2024 को कुवैत की यात्रा की थी। और यह 43 वर्षों बाद यह जो यात्रा हुई थी वो दूसरी बार की गई है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और 43 वर्ष पूर्व कुवैत की यात्रा इंदिरा गांधी जी ने सन 1981 में की थी। कुवैत में जाकर वहां के अमीर से मिलते हैं। जिस प्रकार अपने राष्ट्रपति होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, उस प्रकार वहां अमीर और प्रधानमंत्री और शेख होते हैं। तो वहां के अमीर का नाम क्या है? तो अमीर के नाम है शेख मैशल अल अहमद अल जबर अल सबहा। इनसे वो मुलाकात की और कुवैत में 26वें अरेबियन गल्फ कप का उद्घाटन समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। किन्होंने? अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने। वहां के जो 26वां अरेबियन गल्फ कप था वहां के चीफ गेस्ट कौन थे? तो अपने नरेंद्र मोदी जी थे। और वहां के जो बात करूं अमीर की, अमीर का मैंने आपको नाम बताया गया है शेख मैशल अल अहमद अल जबर अल सबा। और वहां के क्राउन जो प्रिंस है उनका नाम है शेख सबा अल खालिद अल सबा अल अहमद अल मुबारक अल सबा। और प्रधानमंत्री है वो शेख अहमद अल अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा, ये इनके प्रधानमंत्री है। तो ये अपने को नाम जानना जो अति महत्वपूर्ण नहीं है। जो समझौते हुए दोस्तों वो रक्षा के क्षेत्र में आपसी गतिविधियों को लेकर समझौता हुआ है, सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर समझौता हुआ है, खेल के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए समझौता हुआ है, कुवैत के अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को लेकर यह समझौते हुए हैं। जो हेडलाइन मैंने लगाए गए हैं, रेड मार्क किए गए हैं, वो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही देखना है। और वहां के सर्वोत्तम जो सम्मानित किया गया है उन वह कौन से किस पुरस्कार से माननीय मोदी जी को सम्मानित किया गया है? तो द ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर से 22 दिसंबर 2024 को माननीय नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया। यह कुवैत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है और यह मोदी जी को किसी देश द्वारा दिया गया 20वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है। किसको? कौन सा साथियों? तो 20 अलग अलग देश कंट्रीज से यह अपने पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं। हल्ला मोदी कार्यक्रम, अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है कि हल्ला मोदी कार्यक्रम है वो किस देश में आयोजित किया गया? तो वह कहां पर आयोजित किया दोस्तों? तो वह कुवैत में आयोजित किया गया। कब किया गया? तो 21 दिसंबर 2024 को आयोजित किया गया। कहां पर? तो शेख साद अल अब्दुल्ला इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया था कुवैत में। अपने को कुवैत ध्यान में रखना है। और कब किया गया? तो 21 दिसंबर 2024 को किया गया। ठीक है। वहां पर क्या होता है कि ये जो प्रवासी भारतीय लोग हैं उनसे एक सभा आयोजन करते हैं और वहां से उनसे मिलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ भारतीय महाकाव्य रामायण और महाभारत का अरबी में अनुवाद करने वाले 2 स्थानीय लोग अब्दुल्ला अल बेरन और अब्दुल्ला लतीफ अल नसैफ से क्या की थी? मुलाकात
की थी। इन्होंने क्या किया था, रामायण और महाभारत को अरबी में अनुवाद किया था। इनसे भी उन्होंने क्या की थी, मुलाकात की थी। तो यह था दोस्तों कुवैत की यात्रा के बारे में अपन ने जाना। वहां के जो इंपॉर्टेंट तथ्य है वो वहां के क्राउन प्रिंस से मिले। हल्ला मोदी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। रक्षा को क्षेत्र, सांस्कृतिक आदान प्रदान को लेकर, खेल को लेकर और कुवैत के अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने को लेकर कुछ इन महान गतिविधियों पर समझौते हुए थे। और द गार्ड ऑफ मुबारक अल कबीर से सम्मानित किया गया था माननीय प्रधानमंत्री जी को। आइए रुक करते अपने दूसरे बिंदु की ओर। अंतरिक्ष मलबे के निपटान के लिए भारत और जापान के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। अंतरिक्ष मलबा क्या होता है साथियों? अपने जिस प्रकार अंतरिक्ष एजेंसी है इसरो, तो अमेरिका की नासा है, इनके द्वारा अलग अलग समय पर, विभिन्न समय पर उपग्रह सैटेलाइट छोड़े जाते हैं। तो उनकी भी क्या होती है, एक आयु होती है। वो कुछ समय बाद क्या होते हैं, अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं और वह अंतरिक्ष में रहते हैं। अब अपने कोई अन्य इस प्रकार सभी देश क्या कर रहे हैं, सैटेलाइट छोड़ रहे हैं, उपग्रह छोड़ रहे हैं, तो वह क्या अंतरिक्ष में जमा हो रहे हैं और अन्य किसी सैटेलाइट को वहां पर स्थापित करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो अंतरिक्ष मलबे को अब वो क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, तब एक मलबे के समान हो जाता है। तो उसके निपटान को लेकर भारत और जापान के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। तो जापान की जो कंपनी है वो ऑर्बिटल लेजर्स है और भारत की जो कंपनी है वो भारतीय रोबोटिक कंपनी इंस्पेसिटी, इन दोनों के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। और यह क्या करेंगे, अंतरिक्ष जो मलबा है उसको निपटान के लिए अपने कार्यविधि का आयोजन करेंगे। जो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, सॉरी अंतरिक्ष स्टार्टअप की जो रोबोटिक कंपनी इंस्पेसिटी, जो इसकी स्थापना की गई थी वह सन 2022 में की गई थी। अब वर्तमान में यह जापान की ऑर्बिटल लेजर्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे का निपटान करेगी। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ब्रिटेन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप समझौते में शामिल हुआ है। अब अपने पहले जानते हैं कि ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप क्या है। तो ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप है साथियों, ये अपने जान लेते हैं CPTPP के बारे में। ये मुक्त व्यापारिक समझौता है, ठीक है, कि इनमें जो भी देश शामिल है वो क्या कर सकते हैं, बिना किसी टैक्स के, बिना किसी बाधा के अपने व्यापार को एक देश से दूसरे देश के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें कौन कौन शामिल है? ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम, जापान, कनाडा, मैक्सिको, पेरू और चिली। और अब इसमें कौन हुआ है, ब्रिटेन इसमें शामिल हो गया है। और CPTPP पर 8 मार्च 2018 को सैंटियागो चिली में हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये साथियों 2016 के बाद जो ब्रिटेन की तरफ से बड़ा व्यापारिक समझौता हुआ है वो ये है, क्योंकि ब्रिटेन की आधिकारिक तौर पर ट्रांस पैसिफिक साझेदारी के लिए व्यापक प्रगति समझौते में 12वां सदस्य बन गया है और ये यूरोपीय देश का पहला है। तो ये आप समझ गए होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिशानायके की अपने देश श्रीलंका को नई दिशा देने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत के साथ कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं पर समझौता किया है। आइए चर्चा करते हैं दिशानायके की, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के, मोदी जी के साथ जो गठबंधन हुआ है, जानते हैं उन सभी तमाम बिंदु को। 15 से 17 दिसंबर 2024 को 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर कौन आते हैं, राष्ट्रपति श्रीलंका के अनुरा कुमारा दिशानायके आते हैं। श्रीलंका में हाल ही में हुए राष्ट्रपति और संसदीय चुनावों के बाद राष्ट्रपति दिशानायके की पहली द्विपक्षीय भारत यात्रा थी और इस यात्रा के दौरान वह श्रीलंकाई राष्ट्रपति, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या करते हैं, मुलाकात करते हैं। इनके मध्य ऊर्जा क्षेत्र को लेकर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मैरीटाइम निगरानी यानी समुद्र में जो युद्धपोत होते हैं, समुद्री व्यापार को लेकर, उसकी निगरानी को लेकर, रक्षा सहयोग को लेकर काफी महत्वपूर्ण पहलुओं पर क्या हुए, समझौते हुए हैं। और भारत और श्रीलंका और UAE के बीच मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने के लिए भी यह महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। अब अपने से प्रश्न पूछा जा सकता है, मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन स्थापित करने के लिए निम्न में किन किन देशों के मध्य समझौता हुआ है? तो भारत, श्रीलंका और UAE के मध्य समझौता हुआ है। श्रीलंका रेलवे के महा अनुराधापुर खंड सिग्नल सिस्टम शुरू करने के लिए 14.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान की घोषणा भारत ने की है। यह इतने पैसे कौन देगा? भारत श्रीलंका को प्रोवाइड करवाएगा। भारत द्वारा वित्त पोषित श्रीलंका यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी की अनुदान परियोजना के तहत कार्यान्वयन में तेजी लाने पर सहमति व्यक्त की गई है। रामेश्वरम तलाई मनार के बीच यात्री नौका सेवा की शीघ्र बहाली पर सहमति भी बनी है कि रामेश्वर और तलाई मनार के बीच नौका सेवाओं का आयोजन भी जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाएगा।
जीव जंतु और वनस्पति और सहित पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए पाक जल डमरू और अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता का भी विकास हुआ है। त्रिंकोमैली को क्षेत्रीय ऊर्जा और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित करने के भी समर्थन किया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1500 श्रीलंकाई के जो सिविल सेवा अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का भी जिम्मेदारी जो उठाई है वो भारत ने उठाई है कि हम उन्हें क्या करेंगे, प्रशिक्षण देंगे। तो इस प्रकार महत्वपूर्ण पहलुओं को लेकर जो समझौते हुए उनको लेकर मैंने आपके समक्ष कुछ बातें रखी। यूएनसीडीटी की सूखे से संबंधित रिपोर्ट। यूएनसीसीडी क्या है? यूएनसीसीडी ये है यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्ट इन्फेक्शन द्वारा विश्व में सूखे की समस्या पर एक रिपोर्ट 9 दिसंबर 2024 को की गई। इसका जो शीर्षक है वो है साथियों, सूखती भूमि का वैश्विक खतरा और क्षेत्रीय और वैश्विक शुष्कता के रुझान और भविष्य के अनुमान। इस थीम के साथ इन्होंने यह रिपोर्ट जारी की है। जो इसका सम्मेलन था जो सऊदी अरब के रियाद में आयोजित किया गया था और यह 16वें सम्मेलन में यह रिपोर्ट जारी की गई है। और इसमें बताया गया है क्या कि 2020 के 3 दशकों के दौरान पृथ्वी पर 70% से अधिक भूभाग पिछले 30 वर्षों की अवधि से तुलना में शुष्क जलवायु का अनुभव किया है। इस अवधि के दौरान लगभग 4.3 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वैश्विक शुष्क भूमि का विस्तार हुआ है। किसके दौरान? पिछले 30 वर्षों में 4.3 बिलियन वर्ग किलोमीटर में क्या हो गया, शुष्क भूमि का विस्तार हो चुका है। इन्होंने अभी चेतावनी दी है कि यदि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को रोकने का प्रयास विफल हो गए तो इस सदी के अंत तक दुनिया के 3% आर्द्र क्षेत्र शुष्क भूमि में बदल जाएंगे। यह रिपोर्ट में बतलाया गया है। फोर्ब्स की शक्तिशाली सूची में 3 भारतीय महिलाएं शामिल हुई है। तो वह क्या है? फोर्ब्स क्या है? फोर्ब्स दोस्तों अमेरिका बिजनेस पत्रिका है, ठीक है। वह क्या करती है कि कोई भी औद्योगिक, मनोरंजन, राजनीतिक, सामाजिक व नीति नियंत्रकों में कोई भी विशेष उपलब्धि जो हासिल करती है वह उस फोर्ब्स सूची में शामिल करते हैं। तो उस फोर्ब्स सूची में शामिल 3 महिलाएं हैं। वह कौन है? अपने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिन्होंने कल ही दूसरा अपना सबसे छोटा बजट पेश किया और बहुत शानदार बजट पेश किया है। वह क्या हुए हैं? 28वें स्थान पर शामिल है और पहली महिला है जो सर्वोच्च रैंक पर है। और दूसरे रोशनी नादर जो HCL टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन है, उन्होंने 21वां स्थान अर्जित किया है। और किरण मजूमदार जो बायोटेक कंपनी बायोकॉन के संस्थापक और चेयरपर्सन है, उन्होंने 82वां स्थान अर्जित किया है। तो ये 3 महिलाएं हैं। आपको इन महिलाओं के नाम याद रखना है कि फोर्ब्स की सूची में हाल ही में किन महिलाओं को शामिल किया गया है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रोशनी नादर मल्होत्रा और किरण मजूमदार शो, ठीक है। यह आपको याद रखना है। किसे? निर्मला रोशनी किरण, इस प्रकार आप याद रख लेना। निर्मला रोशनी किरण, ये 3 महिलाओं को इसमें शामिल किया गया। बीबीसी की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में 3 भारतीय शामिल हुई हैं। अब बीबीसी क्या है? यूनाइटेड किंगडम की राष्ट्रीय प्रसारक ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, ठीक है। उसके द्वारा 100 प्रेरक और प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची जारी की गई है, जिसमें से 3 जो भारतीय महिलाएं हैं वो विनेश फोगाट, सामाजिक कार्यकर्ता अरुणा रॉय जो अजमेर RTI को लेकर उन्होंने 2005 में सबसे पहले मांग की थी, और पूजा शर्मा इसमें शामिल है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। ओनली फॉर भारतीय महिलाओं को ध्यान रखना है, क्योंकि पर्सन जो है ना अपने एग्जाम के व्यू से पढ़ते हैं सब कुछ मैटर। तो जो अपने भारतीय महिलाएं हैं उन्हीं का पूछा जाता है अक्सर। आइए कुछ चर्चा करते हैं न्यूज इन शॉर्ट्स बारे में। इंटरनेशनल गोलन हाइट्स क्या है? दोस्तों, सीरिया और अभी इजराइल में जो आंतरिक थोड़ी कलह चल रही है, तो सीरिया में राष्ट्रपति बशर अल अहमद शासन के पतन के बाद उसमें लगातार क्षेत्र में क्या बढ़ गया, तनाव बढ़ गया है। तो इजराइल ने गोलन हाइट्स में एक नई बस्ती का विस्तार किया गया है, और उनका मकसद क्या है कि अधिक से अधिक पॉपुलेशन हो और अधिक से अधिक क्षेत्र हमारे पास हो और इजराइल का विस्तार हो। वस्तुतः इजरायली सरकार ने कब्जे वाले गोलन हाइट्स में बस्तियों का विस्तार करने के लिए व्यापक योजना को 15 दिसंबर 2024 को मंजूरी दी। इस योजना का उद्देश्य है कि इजरायली आबादी को 2 गुना करना है। गोलन हाइट्स पर इजराइल ने वर्ष 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान कब्जा कर लिया था तथा वर्ष 1981 में अपने क्षेत्र में शामिल किया गया था। इस कब्जे को अधिकांश अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। लार्समैन हिल्स ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
चीन ने अंटार्कटिका में पहले वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन का लार्सन हिल्स का उद्घाटन अभी किया है। जिस प्रकार अपने भारत ने 3 वहां पर अनुसंधान केंद्र स्थापित कर चुके हैं, कौन कौन से, दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, उसी प्रकार चीन ने भी अपना अंतरराष्ट्रीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया। उसका नाम क्या रखा है? लार्सन हिल्स रखा है। जो अपना कार्य है वो 1 दिसंबर 2024 से शुरू कर दिया गया है। यह स्टेशन अंटार्कटिका के वायुमंडलीय घटकों के में सांद्रता परिवर्तनों के बारे में, दीर्घकालीन परिचालन के बारे में और वायुमंडलीय संरचना के बारे में उन सभी प्रकार की तमाम सूचनाएं को जुटाएगा। और यह चीन का 9वां वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन है और किसी विदेश में स्थापित किया गया पहला स्टेशन है। तो ये था दोस्तों आज के इस सेशन में महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु को आपने बारे में जाना। तो ये आप एक बार रिकैप जरूर कर लीजिएगा। आप इसे 2 गुना स्पीड करके सकते हैं, 1.5 की स्पीड में देख सकते हैं, लेकिन सेशन को जरूर अटेंड जरूर कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।